अशोक वाजपेयी जी ने अभी हाल ही कहा कि आपको बांधते हैं या हमें बांधते हैं, तो बांधना नहीं है, ये डिसिप्लिन है जो अब तक वो शऊर जो साहित्यिक कार्यक्रमों में होना चाहिए वो अब तक हमें नहीं आ पाया है। तो उसके लिए एक डिसिप्लिन जो है उसकी आदत डालना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो रजा फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम होते हैं तो इसमें मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि अशोक वाजपेयी जी और टीम जो है इनकी, तो वो पूरी कसरत करवाती है। तो ये कसरत बहुत ज़रूरी है लेखकों के लिए जो खुद अपना अपना लिख रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, हमारा पढ़िए, ये पढ़िए, लेकिन हम कितना पढ़ रहे हैं? हमसे पहले जो पीढ़ी आई उसको हम कितना पढ़ रहे हैं, या हमने किसी को समग्र पढ़ा है क्या? तो इस बहाने एक समग्र पढ़ना होता है तो कुछ जुड़ता है, तो वो हमारे ही भीतर जुड़ता है। उसका लाभ अगर होता तो हमें ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है जो इस युवा के जरिए रजा फाउंडेशन हम लोगों को देता है। इससे पहले जे स्वामीनाथन पर 2021 में मैं बोल चुकी हूँ। तो उस दौरान भी अगर मैंने दूसरी कलाओं में जाकर किसी कलाकार के बारे में लिखा तो वो मेरे लिए पहली बार था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मुझे उस वक्त ऐसा लगा। खैर, जो आज कृष्णा सोबती जी पर जो कार्यक्रम है उस पर जो विषय दिया गया है, विषय है जिजीविषा के रूपक स्वाधीन स्त्री की उपस्थिति। उनके लेखन में स्वाधीन स्त्री की उपस्थिति क्या है, इसी पे बात करूंगी। तो इसका शीर्षक भी मैंने दिया है कि जीवटता ने डार न छोड़ी। जिजीविषा जिंदगी को जीने की ललक, मुश्किल वक्तों में भी वो वक्त को वक्त बोला करती थी। तो मुझे मेरे नाना नानी, दादा दादी सभी याद आए, क्योंकि उन्होंने कभी वक्त नहीं बोला, उन्होंने वक्त ही बोला। तो बिल्कुल वो भी मेरी पुरखिनी है कि वो वक्त बोला करती। मुश्किल वक्तों में भी जी जाने की उनकी जिद, हवाएं जितनी भी तेज चले खुद को वहां भी खड़े रख पाने की, बने रहने की जरूरत, और जहां लगे अपनी स्वयं की आजादी पर कोई बादल घिरे तो इस जमाने को चुनौती देने का जिगरा। अब ये कौन नहीं जानता कि इसी जिजीविषा ने कृष्णा सोबती को बनाया, उनके स्त्री किरदारों को गढ़ा। हाँ, ये बात यहाँ जरूर याद रखनी होगी, या ये नोटेबल है कि उन्होंने जीवन में बने रहने के लिए, प्रासंगिकता के लिए डार्विन के विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलनता के सिद्धांत को कभी नहीं अपनाया। अब अनुकूलनता का कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये तो सवाल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन कृष्णा सोबती जी ने प्रतिकूलता को जिया, विपरीत को उन्होंने अपनाया। यही प्रतिकूलता स्वयं की आजादी का आधार है और उनके स्त्री पात्रों की आजादी का भी, और वो विपरीत समय में भी अपनी जरूरत पर कायम रही। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक बिना किसी तलखी के वो सरहद के इस पार की हो गई ना, सरहद को नहीं तोड़ा। बंटवारे की टीस में नफरत भी मन में नहीं भरी, एक पुल बना दिया जिस पर चलकर आप और हम उनके लेखन में सरहद के आर पार बिना किसी रोक टोक के आवाजाही करते हैं। वहां सारी सरहदें गुम हो जाती है, रह जाते हैं यहाँ वहां के रिश्ते जो पानी में मिश्री से घुले मिले हैं कृष्णा सोबती जी के लेखन में। जब कृष्णा सोबती और जिजीविषा की बात होगी, जब कृष्णा सोबती और उनके लेखन में स्वाधीन स्त्री की बात होगी, तो मित्रों मरजानी की ही बात होगी? नहीं, हरगिज नहीं। इस पूरी कायनात में विचरने वाली के लेखन को मैं समेट का नाकाम उपक्रम नहीं कर सकती। कृष्णा जी के रचाव में उपस्थित स्वाधीन स्त्री कहीं बड़े फलक की है, जैसे पूरा आसमान, पूरा जहान उसका है। कहीं एक में समेट देना मेरी तंग नजरी होगी। उनके किरदारों की बात करूं तो वो कोई आदर्श नहीं करती, वो नैतिकता को किसी परिभाषा में नहीं बांधती, वो निष्ठा के पारंपरिक खांचों को तोड़ती हैं, बल्कि छिन्न भिन्न करती चली जाती हैं। वो यथार्थ की अभिव्यक्ति को सब कुछ मानती हैं। मैंने सबसे पहले शुरू किया जिंदगी नामा को पढ़ना, तो मैं जब जिंदगी नामा को शुरू करती हूँ तो वे कहती हैं कि खेती हरों की बातें पेंटिंग की तरह होती है।
इसी पेंटिंग के रंग इस किताब में इतराने लगते हैं। जिंदगी नामा में जिंदगी का उछाल ऐसा है कि किरदारों तक भी भनक नहीं कि कौन जात धर्म भेद का है। इसे पढ़ते भटकते उबरते मैं बार बार पीछे की ओर गई। मुझे बार बार पीछे लौटना पड़ा, खुद को याद दिलाना पड़ा कि यहाँ के किरदारों को अलग धर्म जानकर अलग नहीं कर पाऊंगी। शाहनी जो हनुमान को गरीब नवाज कहकर पुकारती है, खुदा का शुक्राना करती है, तो राविया की आवाज में नानक बोलते हैं और भेद कहीं दूर जाकर खो जाता है। शाहों के आंगन में बाबा फरीद की बरकतें ऐसी कि सारे खेतियर शाम में जमा होते, मजलिसी मौला मियादाद ही उठाते रहे, गुरुदित साहब वाहवाही करते रहे, मौलवी साहब के बिना यहाँ पर बात न बनती। यहाँ के आंगन में देश की राजनीति से लेकर अंग्रेजी हुकूमत और पुलिसिया तंत्र तक के जिक्र शामिल रहे। और तो और मिट्टी की आई बारात में सारा पिंड खिदमतगार हुआ। शाहों की खुशियों में घी और बूरे के थाल जात पूछ करना पड़े और ये मजलिसें मंजियों पर चलती रही। आले में जलते दीवटे की लो फीकी ना पड़ी। हाँ, फौजों में भर्ती होते नौजवान यहाँ पर कम होते रहे। और पिंड की माँ क्या कहे। लाह बीबी कहती है, साहबा माए और सवानियां जिगरा न करे तो अंग्रेजों की फौजें न सजे। ये जिगरा जिंदगी नामा की बीबियों में है। मुझे लगा कि जिस वक्त सरहद खींची जा रही थी, जमीनें उघेड़ कर, औरतों की इज्जतें उघेड़ कर, घर देश चेहरे सब फीके पड़ रहे थे, उन्हीं दिनों की किसी विद्रोही मिट्टी में ये लेखक उगाए, जिन्होंने जो कहा हर जंजीर को तोड़ते हुए, हर कथित निष्ठा कथित नैतिकता को धता बताते हुए कहा और लिखा भी। औरतों में ये तोड़ने की जिद ज्यादा देखी मैंने। अपने 3 प्रियों का नाम लेते हुए कृष्णा सोबती, इस्मत चुगताई और अमृता प्रीतम। मैंने इस्मत चुगताई जी को बीच में रख दिया है। बात सिर्फ कृष्णा सोबती जी के लेखन में स्वाधीन स्त्री और जीवटता की कहूं तो उनके लेखन में इस जिद्दी पने की कड़ियां ढूंढनी नहीं पड़ी। मेरे सामने उनके किरदार पसरे हैं गुनगुनाती धूप से, रेगिस्तान में उम्मीद के शजर से। उनके किरदार आज भी अपनी चुनी हुई या छीनी हुई आजादी का जश्न मनाते हैं। मुझे ये रूपक नहीं, ये सच लगते हैं, क्योंकि उनकी किरदार अम्मू को पारंपरिक यात्रियों या स्त्री की तरह जो कि एक फैशन बना दिया गया है कि वो ऊंचाई से डरेंगी और कोई पुरुष आकर उनका हाथ थाम लेगा। तो अम्मू को इस फैशन से परे जो है शिमला की चढ़ाई में डर नहीं लगता है। वो जमाने की अलग अम्मू हैं जो कहती हैं, ए लड़की सुन, ए लड़की से ये उद्धृत है, ए लड़की सुन, अपने आप में होना परम है, श्रेष्ठ है। चलाई होती परिवार की गाड़ी तुमने भी तो अब तक समझ गई होती कि गृहस्थी की सारी शोभा नामों की है। ये इसकी पत्नी है, इसकी बहू है, माँ है, नानी है, दादी है, वह नाम की महारानी है। और उस महारानी का वक्त तब सुधरेगा जब वह अपनी जीविका आप कमाने लगेगी। तो जब ये पढ़ती हूं मैं ए लड़की में, तो मुझे याद हो आता है इस्मत चुगताई का वो इंटरव्यू जिसमें कहती हैं कि लड़कियों तुम शादी को छोड़ो, चूल्हे में डालो, शादी को चूल्हे में डालो और इंडिपेंडेंट बनो। ठीक यही बात यहाँ पर कृष्णा सोबती कहती है। ये कृष्णा सोबती जी और इस्मत चुगताई की शादी पर नहीं, उस संस्था पर, उस सत्ता पर चोट है जो आज भी महिलाओं से उनके इंसान होने का पहला हक छीन लेती है। स्त्री की आजादी को सीमित या उसे अतिक्रमित कर लेने का ये आज भी एक वैध तरीका जो है वो हमारे समाज में है। और शादी की बात छोड़ भी जाए तो भी क्या होता है, देखिए क्या होता है उनके किरदारों में। यही की पाशों से कितने किरदार मिल जाते हैं हमारे आसपास, जिनका अपना अलग अस्तित्व हमने नहीं बनने दिया समाज के तौर पर। है तो उसे हम मानते नहीं हैं। समाज में, घर में वो माँ के कर्मों से देखी जाती है। उसका उठना बैठना, खाना पीना सब जज किया जाता है, इतना कि उसे एक से दूसरी डार पर धकेल दिया जाता है। वो नहीं चाहती तब भी।
जवानी ऐसी डार होकर गुजरे तो क्या होता है, पकती उम्र में समय सरगम की अरण्या ही जन्म लेती है। एक और आजाद रूपक कृष्णा सोपती जी का। और जब बात स्वाधीन स्त्री की हो तो कितना भी दुष्कर क्यों न हो, अकेला रहना ही उसकी प्राथमिकता है, और ये ज्यादा व्यवहारिक भी है। तमाम तरह की कीमतें इस आजादी या स्वाधीन होने के सामने कुछ नहीं है। यकीन न हो तो अरण्या से पूछ लो, जो घरों के घूंघट पल्लों से कहीं दूर सोच रही है, कह रही है अपनी पक चुकी उम्र में, एक बार परिवार की चौखटे से बाहर तो दोबारा उसमें घुसपैठ नहीं की जा सकती। करे भी तो क्यों। और खुद स्वतंत्रता को तवज्जो देने वाले दूसरों की स्वतंत्रता का ख्याल भी खूब रखते हैं। इसका पता भी अरण्या देती है। कहती है कि जब आपकी सुविधा सुविधे में कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता तो आप किसी के रहन सहन में क्यों हस्तक्षेप करें। तो वो स्त्री अपनी स्वतंत्रता का और दूसरों की स्वतंत्रता का, हर तरह की आजादी का सम्मान यहाँ पर कर रही है। ऐसी सोच, ऐसे स्वतंत्र विचार के साथ ही जिंदगी विस्तृत होती जाती है। ये विस्तार इंसानी जीवन में काफी कुछ जोड़ता हुआ चला जाता है। यूं कि आटे दाल पति बच्चों से इतर स्त्री समझती है कि जीवन क्या है, समाज क्या है, देश क्या है। वो व्यवस्था पर तभी तंज कर पाती है जब इन सब चीजों को पीछे छोड़ती है। वो कहती है, पर्दे हवा में फड़फड़ाते रहें, कमजोर अनपढ़ जातियों पर अत्याचार होते रहें। ये समय सरगम की पंक्तियां हैं। पर्दे हवा में फड़फड़ाते रहें, कमजोर अनपढ़ जातियों पर अत्याचार होते रहें, बहु बेटियों के बलात्कार होते रहें, राष्ट्र हैं धुले पूछे पुण्यवान वर्गों के लिए। तो नैतिकता जो है वो इन पुण्यवान वर्गों के लिए ऐसा बताती हैं कृष्णा सोपती जी। उनकी ये चेतनामय स्त्री जब स्वतंत्रता के नए नियम गढ़ती है तो कहती है कि आवास की सुविधा ही नागरिक जीवन का आधार है। आवास की सुविधा ही नागरिक जीवन का आधार है। फिर सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए ये भी कहती है कि मैंने भी चाहा कि ऐसा कर सकूं, मगर बच्चों की देखभाल की सिरदर्दी से बचने के लिए इरादा बदल दिया। लो, एक स्त्री बच्चों को सरदर्दी बता रही है। भला ये भी किसी भले घर की स्त्री कहती है ऐसा? हाँ, कहती है, बिल्कुल। हर घर भला है और उस भले घर की स्त्रियों में से कईयों को ये सिरदर्दी ही लगती है। किसी ने ये सवाल किया होगा, इस पर जरूर सवाल किया होगा, क्योंकि ये बहुत आम सी बात नहीं है कि बच्चों को सिरदर्दी बता दें हम। तो किसी ने सवाल तो किया होगा और कृष्णा जी ने जरूर से कहा होगा कि ऐसे कहने में हर्ज ही क्या है, होता है समाज में ऐसा। तो भाई ये स्त्री इरादा क्यों ना बदली, ये बच्चों के लिए हमेशा आग्रही ही क्यों दिखाई जाए, ये शिमला के घुमाव से डरे ही क्यों, ये डार से बिछुड़कर टूटे ही क्यों, ये गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान का पुल क्यों न बने, ये जया की तरह अपने लिए दिन का चढ़ना उतरना चुनते हुए रंगों को अपने लिए क्यों न चुने। यूं तो तीन पहाड़ के कई सारे धुंधलकों के बीच लिखा गया है पुतुल तपन और जया के बीच का धुंधलका, लेकिन मेरी नजर अटकी है जया की पिंक साड़ी पर पिंक पश्मीना और ग्रे साड़ी पर काला शोल डालना। इसका विशेष कारण रहा कि मुझे कृष्णा जी जो शोख रंग जो उनको पसंद रहे हैं उनकी याद आती रही इस पूरे उपन्यास में। खासकर उनका वो फिरोजी गरारा जिसमें सबसे ज्यादा उनके फोटो में देखती हूँ, और उसमें उन्होंने अपनी किताब का कवर भी रंगवा लिया। और ठीक ये वाला फोटो, इसको भी सबसे ज्यादा बार मैंने, ये वाला फोटो जो मैंने सबसे ज्यादा बार देखा है इस ब्राउन या स्किन कलर में उनकी फोटो या उनके वीडियो में, तो जिसमें तस्वीरें ज्यादा हो। मैं आज की बात नहीं कर रही सोशल मीडिया के जमाने की, तो जिसमें तस्वीरें ज्यादा हो निश्चित ही वो उनका प्रिय रंग ही होगा। तो ये मुझे लगा। तो कृष्णा जी के जब किरदार आवास की सुविधा जुटा सकते हैं तो पसंदीदा रंग चुनने को आप छोटी बात कह सकते हैं, मगर ये सबसे जरूरी है अपने लिए चुन लेना, रंग चुन लेना। हर किसी स्त्री का सौभाग्य नहीं हो सकता है रंग भी चुन लेना।
खैर, सौभाग्य भी चुना जा सकता है। हम क्या होंगे चुना जा सकता है, अपने लिए कोई भी राह चुनी जा सकती है, ये उनके स्त्री किरदारों ने किया है। और ये जो चुन लेने वाली आदत है, बस इसीलिए वो किसी और के रंग में नहीं रंगती खुद को। कृष्णा सोपती जी, वे अमीर खुसरो के रचे जब छवि देखूं पीहू की तो अपनी भूल गई, तो पार कर दूसरे के रंग में खुद के रंग जाने की वर्चनाओं को तोड़ती हैं। और उनके पात्र भी, उनकी किरदार अब आया है मित्रों मरजानी। उनका किरदार मित्रों मरजानी ने यही तो किया कि वर्चनाओं को तोड़ दिया। अंत को मैं एक तरफ रख रही हूं, उनके इस किरदार ने वर्चनाओं को तोड़ दिया। उसे अपनी प्यास का पानी अपने हिसाब से चाहिए, अपने बदन में उठती लहरों पर काबू वो अपने शर्तों पर चाहती है। अब इस उपन्यास में जैसा बात हुई, विहाग ने भी इसका जिक्र किया कि भटियारिन, चमार, ये सारे शब्दों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। यारों के यार उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो सूरी है उसके मुंह से जितनी बार वो थूकता है खिड़की से बाहर झांक कर, उससे कई ज्यादा बार तो गालियां निकलती है। गालियां, मुझे लगता है बहन की गाली तो हर पेज पे होगी, माँ की ना दी हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे समाज में ये सब नहीं होता? क्या आज भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता? जो पूरा भारतीय समाज है उसमें बहुत बड़ा वर्ग, बहुत कम लोगों को छोड़ दिया जाए तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किरदार वैसे के वैसे रख दिए गए तो वो वही तो बोलेंगे। क्या हमारे समाज में ये चीज खत्म हो चुकी है? हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो कोई ऐसी पीढ़ी आए जहां पर ये समाज में ऐसी बातें नहीं की जाती हों या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बंद हो जाए। वो पीढ़ी शायद ये कहेगी कि कृष्णा सोपती जी ने क्या लिखा है। क्या उनके जमाने में लोग इतने अमानवीय थे कि अपने ही जैसे मनुष्य जो है उनके साथ ऐसा इस तरह का बोलचाल रखते थे? तो ये चीजें अभी भी समाज से खत्म नहीं हुई है। और यहाँ पर एक किस्सा मंटो को लेकर याद आता है कि जब उनके खूब सारे केस इसी तरह से चल रहे थे कि उनकी भाषा बहुत खराब उनके नजरिए में, लोगों के नजरिए में, तो जज ने कहा तुम गंद लिखते हो। तो मंटो ने पलटकर कहा गंद खत्म कर दो, मैं नहीं लिखूंगा। तो ये जाति सूचक शब्द आज भी बहुत बुरी चीज है, अमानवीय बात है, लेकिन आज भी हमारे समाज में है। तो जो है बीमारी उसको बताना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी में कोई ये भी समझता है अच्छा इतने अमानवीय हैं, हम बदलेंगे। तो जब तक हम बीमारी ना रखेंगे सामने तो उसका इलाज कहाँ से होगा? मेरा ऐसा नजरिया है। उन्होंने जो भी जातीय सूचक शब्द या गालियां इस्तेमाल की, तो गालियां तो बहुत इस्तेमाल होती हैं, मैं इसे आम कहकर जो है इनको सही नहीं ठहराऊंगी। लेकिन जैसा सूरी बोलता है हर दफ्तर में, वैसा एक सूरी आपको मिल जाएगा, प्राइवेट दफ्तरों में भी। वो तो एक सरकारी दफ्तर था जहां पर थूकने की भी जो है छूट मिलती है, पान चबाने की, गुटखा चबाने की, बाहर जाने की छूट मिलती है। प्राइवेट में वो छूट नहीं मिलती, लेकिन वहां पर भी गालियां दी जाती है। तो बात कृष्णा सोपती जी की है, तो जितनी उनकी किरदार जो है वो स्वाधीन रही है, उससे कहीं ज्यादा उनका लेखक स्वाधीन रहा है। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता पर कोई समझौते नहीं किए। वो कृष्णा सोपती जी दुनिया के लिए मिसाल से आगे भी बहुत कुछ है, बिल्कुल मैं समझ गई। जिसने अपनी आवाज जीवन के अंतिम क्षणों तक भी बुलंद रखी, सत्ता के विरोध में रखी, जीवित रखी, अपनी शर्तों पर चलने के लिए सारे लाभ अस्वीकार करते हुए खुद हमने देखे हैं। साहित्य अकादमी की स्कॉलरशिप लौटाते हुए उन्होंने एक बड़ा सवाल किया कि आप कैसे बहुसंख्यक हो, दुनिया को क्या संदेश दे रहे हो? हिंदुत्व के नाम पर बहादुरी नपुंसकता है। यह तो उस समय का बयान है जब फासिस्ट सत्ता में आ चुके थे, और उससे पहले की सत्ताओं को भी उन्होंने नकारा है। जब पद्म भूषण लेने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सत्ता की ओर से नहीं हो सकती।
ये स्वाभिमान या स्वतंत्र अभिव्यक्ति का रूपक मात्र नहीं है, स्वाधीन स्त्री या जिजीविषा का रूपक मात्र नहीं है। ये सरहद पर पुल बना देने वाली स्त्री की गर्जना है। वो स्वाधीनता का मतलब जानती है और इसे बरतना भी जानती है। वो अपनी नहीं, इस दुनिया की आवाज है, कमतरों की आवाज है, जो अपनी जिम्मेदारी जानती है। वो चुनौती देती है, चुनौती देती आवाजें कई लोगों को भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन स्वाधीन स्त्रियां अपनी जीवटता के साथ लड़ती हैं और जीतती हैं। हाँ, इसी बीच अंत में मुझे कृष्णा सोपती जी के भीतर एक टीस उठती हुई दिखती है, जब कृष्णा सोपती जी कहती हैं कि बंटवारे को याद रखना भी मुश्किल है और भुलाना भी मुश्किल। न हम उनसे दूर हैं, न वो हमसे दूर, और जिंदगी एक पुल से गुजरती है, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान की ओर। ऐसी जीवटता हर स्त्री को मिले, इसी शुभकामना के साथ, या फिर वो छीन ले, ना मिले तो छीन ले, ऐसी ही उम्मीद के साथ बेहद शुक्रिया आपसे, बहुत शुक्रिया।